मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर एक्चुअल में सीरियस हैं तो आप 1 से 2 महीने के अंदर भी जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, स्टेट लेवल के हैं या फिर सेंट्रल लेवल के हैं या फिर नेशनल लेवल के जो भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है उनको क्रैक कर सकते हो सिर्फ खुद से पढ़कर। लेकिन इसके लिए आपको मेनली बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होना पड़ेगा, अपनी प्रिपरेशन को लेकर सीरियस होना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर पैटर्न जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आप ना सिर्फ किसी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो बल्कि एक अच्छी रैंक भी हासिल कर सकते हो, जिससे आपको गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एक अच्छी सीट जो है वो भी अलॉट हो सकती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम बहुत जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जो डाउट कन्फ्यूजन वगैरह थे स्टूडेंट्स के, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट हैं कि मतलब अब जो नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है उसकी मतलब डेट वगैरह आ गई है, तो अब किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, और जो लोग अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करवाए वो किस तरीके से जल्दी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, जैसे कोई भी जो भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए उन्होंने फॉर्म फिल किया है उसको वो मतलब क्रैक कर पाएं। और ये भी डाउट है कि मतलब नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन के लिए कोई कोचिंग स्टार्ट करें या फिर वो खुद से भी प्रिपेयर करें, क्या मतलब ऐसा करें जैसे जो नर्सिंग का जो भी एंट्रेंस एग्जाम आपने मतलब फिल किया है जिस किसी भी एग्जाम का फॉर्म, तो उसको आप अच्छे से क्रैक कर पाए। तो आज के वीडियो में मेनली मैं आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने मतलब जब नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम था तो उसके लिए प्रिपरेशन की, और किस तरीके से मैंने जो नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है स्टेट लेवल का उसको ना सिर्फ क्रैक किया बल्कि मैंने टॉप रैंक भी मतलब हासिल की, जिससे मुझे अच्छा सा जो मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था वो अलॉट हुआ था, एक अच्छी मेडिकल की सीट जो है वो अलॉट हुई थी नर्सिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि जो भी नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका ड्रीम रहता है कि किसी भी जो भी गवर्नमेंट बेस्ट मेडिकल कॉलेज है उनमें कम से कम एक सीट अलॉट हो जाए। जैसे क्या होता है, क्योंकि नर्सिंग अगर आप गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से कंटिन्यू करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो ये सभी स्टूडेंट्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनका ड्रीम होता है कि किसी भी सरकारी जो भी मेडिकल कॉलेज है उसमें नर्सिंग के लिए एक सीट अलॉट हो जाए बस। तो आज के वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करने वाली हूँ जो मेनली आपको हेल्प करेंगे कि आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करें। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये भी कंफ्यूजन है कि मतलब हमारा जो एग्जाम है वो जुलाई में है या फिर अभी उसके लिए सिर्फ 2 या 3 महीने ही बचे हैं, तो हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें या फिर कोचिंग ज्वाइन करें कोई या खुद से प्रिपरेशन करें। तो आपको मैं इन सभी जो भी आपके डाउट जो भी कंफ्यूजन है उनको मैं जो पॉइंट्स बताऊंगी, हो सकता है कि आपके जो भी डाउट्स और कंफ्यूजन है वो मैं कोशिश करूंगी कि वो सभी जो भी डाउट्स और कंफ्यूजन है उनको मैं सही कर सकूं। ठीक है, ये मेनली वो पॉइंट्स हैं जिन्होंने मुझे हेल्प की जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, तो मुझे हेल्प की कि किस तरीके से मैं अच्छे से प्रिपेयर कर पाई और जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको क्रैक किया बल्कि अच्छी रैंक भी हासिल की। तो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ये पॉइंट्स को जो आपको भी हेल्प करें। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे आपको क्लियर समझ में आ सके कि आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो है उसको कंटिन्यू करना है। सबसे पहला पॉइंट जो मतलब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं वो ये है कि जब भी जैसे आपका फॉर एग्जांपल अभी जो एग्जाम है आपका अगस्त में है, सितंबर में है या फिर जुलाई में है, तो आप सबसे पहला जो पॉइंट मतलब जो आपके दिमाग में होना चाहिए ये कि आपके पास पूरा एक सिलेबस का पूरा पेज है वो होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको पर्टिकुलर ये सिलेबस जो है वो पढ़ना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि क्या है कि आजकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़्यादा अवेलेबल हो नहीं पाते हैं क्योंकि जो एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो सैम्पल पेपर्स हैं या कुछ ऑनलाइन भी जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं उन पर क्या होता है कि जो पेपर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। आप जिस किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। क्या होता है कि जब भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर लेते हैं, मतलब ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया इस टॉपिक को भी पढ़ लिया, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखते। आपको ये गलती नहीं करनी है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें क्या हेल्प करते हैं, मेनली हमें ये पता चलता है कि जो एग्जाम है उसका पैटर्न किस तरीके से, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और मतलब किस तरह की हमें प्रिपरेशन करनी है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक पूरा का पूरा डेटा लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस है एटलीस्ट आपके पास 5 से 6 साल तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो होने चाहिए। जिससे क्या होगा, आपको एक माइंड में एक मतलब समझ में आएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि मोस्टली अगर आप 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो हर साल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपको कहीं से भी जो PYQs हैं वो अवेलेबल हो पा रहे हैं तो आप उनको फाइंड आउट कीजिए। जिससे क्या होगा कि आपको ये प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। आपको ये पता चलेगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि इससे क्या होगा, आपका टाइम जो है, जैसे आपके पास अगर कम टाइम है प्रिपरेशन के लिए तो वो टाइम भी बचेगा क्योंकि आपको पर्टिकुलर पॉइंट्स पता पड़ रहे हैं कि इस पॉइंट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको अपना मतलब अच्छे से तैयार कर सकते हो एज कम्पेयर टू अदर पॉइंट्स जिनसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो ये है कि उनके पास मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जितने भी टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लीजिए या फिर जो सेंट्रल लेवल पर होने वाले नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है उनकी बात कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये वाली भी बुक ले ली, ये वाली भी बुक ले ली, ये भी बुक ले ली, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको पर्टिकुलर कोई एक ऐसा मटेरियल लेना है जिसमें जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो कवर कर सकें। मटेरियल जितना कम से कम होगा ना, उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बार चीज़ें रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि आप इस किताब से भी पढ़ लो उस किताब से भी पढ़ लो, ऐसा नहीं हो सकता ना। आपके माइंड में जो चीज़ याद रहेगी आपको वो एग्जाम में हेल्प करेगी। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके पास जो भी मटेरियल है, चाहे आप अगर कोचिंग कंटिन्यू कर रहे हो तो वहाँ का भी मटेरियल आपके पास लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग का अलग मटेरियल कर रहे हो, अपने नोट्स अलग बना रहे हो। ठीक है, आप लिमिटेड जितना मटेरियल जो है स्टडी का है आपका जितना लिमिटेड होगा आप उसको उतना ज़्यादा रिवाइज कर पाओगे, वो ज़्यादा आपके माइंड में रहेगा। तो मैं स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो भी मतलब स्टडी मटेरियल है उसको कम से कम रखें। और मेनली आपके जो भी नोट्स वगैरह, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो और आप मतलब खुद से ही नोट्स वगैरह बनाते हो तो आपके जो भी नोट्स वगैरह है वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए। उसमें फालतू की जो थ्योरी वगैरह है वो नहीं होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए कि मतलब क्योंकि आपको एटलीस्ट MCQ सॉल्व करने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इस पॉइंट का इस तरीके से है। ठीक है,
तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है जो मेनली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं वो ये है कि आपके जो भी कंसेप्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसको रट लेते हैं कि नहीं ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में रट लेते हैं। आप ऐसा मत कीजिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो आपसे जो भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स का मेनली डर रहता है कि अरे फिजिक्स नहीं आती, इसीलिए तो बायोलॉजी 12th में कंटिन्यू की थी कि मैथ वीक थी। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए कि फिजिक्स इतनी ज़्यादा हाई आपसे नहीं पूछी जाती है किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, और जो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा बेसिक आते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो। आप ऐसा नहीं कीजिए कि मतलब एक टॉपिक है उसको अच्छे से रट लिया है बस और फिर बाद में, क्योंकि आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इस तरीके से प्रिपेयर करो कि पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो भी नर्सिंग में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं स्टेट लेवल पर या फिर सेंट्रल लेवल पर, तो उनका बेसिक थीम तो एक ही रहता है ना कि आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अपने कंसेप्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट्स, मतलब आप ऐसा नहीं कीजिए कि चीज़ों को रट रहे हैं, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से। अगर आपको चीज़ें समझ में आने लगी तो आप कनेक्ट भी कर सकते हो। जब आप चीज़ों को कनेक्ट करोगे तो इससे आपका फायदा क्या होगा, एक तो चीज़ें ज़्यादा टाइम के लिए आपको रिवाइज रहेंगी, मतलब आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं रहेगी, ज़्यादा टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी। दूसरा क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा, आपको एक कंसेप्ट को पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए एज कम्पेयर टू रटने की, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो ना तो क्या करते हो कि आप जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर फिजिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बस थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, मतलब कंटिन्यू बस स्टार्ट कर दिया पढ़ना और पढ़े जा रहे हैं। आप ऐसा मत कीजिए, आप थ्योरी भी पढ़िए प्लस जो क्वेश्चन हैं, आप कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास थ्योरी का मटेरियल अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो एमसीक्यूज़ के लिए, जो पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो बुक्स है उनको आप मतलब खरीदिए बाजार से, और उनमें से क्वेश्चन आप लगभग कम से कम 50-50 क्वेश्चन रोज लगाइए। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी। मोस्टली पेपर में क्या होता है कि लोगों की यही वो रहती है कि अरे मेरे तो क्वेश्चन ही छूट गए। क्वेश्चन क्यों छूट गए? क्योंकि उन्होंने जो मतलब प्रिपरेशन है उसको उस क्वेश्चन से तो सॉल्व नहीं किया, क्योंकि आप थ्योरी जब तक पढ़ रहे हो ना, क्या होता है कि जब हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये लग रहा होता है कि अरे सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो एक्जैक्टली आपको तब पता चलता है कि क्या क्या चीज़ माइंड में बची है और क्या क्या साफ हो गई है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे बायोलॉजी सब्जेक्ट का, फिजिक्स या केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना उसके आप एटलीस्ट 20 से 30 एमसीक्यूज जो है उनको कंटिन्यू कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको अलग से एमसीक्यूज के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक को पढ़िए और उसके एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए। तो क्या होगा कि वो जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो ज़्यादा टाइम के लिए आपके माइंड में रिटेन रहेगा। फिफ्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे आपकी अगर प्रिपरेशन हो चुकी है, कुछ स्टूडेंट्स जैसे बहुत टाइम पहले से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप एक काम और कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप थ्योरी वगैरह, एमसीक्यूज वगैरह बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, तो आप एक काम कीजिए, जैसे आपका मतलब एग्जाम आने वाला है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक महीना अगर एग्जाम को रह गया है, तो आप एक कोशिश कीजिए कि आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। मॉक टेस्ट अगर नहीं भी दे पा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप जो भी एमसीक्यूज कर रही थी आप उन्हीं में से मतलब जितने भी आपसे जो एग्जाम्स वगैरह उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उन्हीं को मतलब सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आपके मन में डर नहीं रहेगा कि मतलब इतने क्वेश्चन छूट गए, कैसे छूट गए। तो आप जब से पहले से एक महीने पहले से जितने भी मॉक टेस्ट है उनको देना स्टार्ट कीजिए, या तो खुद से कीजिए, अगर मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और प्रॉपर इस तरीके से सॉल्व कीजिए कि जैसे आप एग्जाम में बैठे हुए। तो इससे क्या होगा, एक टाइप की आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आपको जब आप रियल एग्जाम में बैठे होगे तो आपको इतना ऑकवर्ड नहीं लगेगा, इतना अलग नहीं लगेगा कि अरे मेरे क्वेश्चन तो नहीं छूट जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कीजिए कि आप जो मॉक टेस्ट है उनको देने की एक हैबिट डालिए, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन सही हो जाएगी और आपको एक्चुअल में अपनी गलती पता चलेगी कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। हालांकि जो नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं या फिर जो नेशनल लेवल पर होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनमें एक खास बात है कि कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो गलती होने पर मतलब आपके मार्क्स जाएंगे, ऐसी मतलब कोई पॉसिबिलिटीज नहीं रहती। लेकिन फिर भी अगर आप एम्स के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात कर लीजिए या फिर जो बड़े बड़े कॉलेजेस के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं अगर उनकी बात कर लीजिए तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको मॉक टेस्ट जो है वो कंटिन्यू देने चाहिए। 6 पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे जो सबसे पूरी प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब भी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जॉब के लिए कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिवीजन। क्या होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे एग्जाम आने वाला होता है तो पढ़े जा रहे हैं, पूरा पढ़े जा रहे हैं और मतलब सिर्फ थ्योरी, उनको पता ही नहीं कि मतलब अब क्या किस तरीके से करना है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो 100 बुक से उनको मत पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप पर्टिकुलर जो भी आपने मतलब 2-3 महीने जो भी चीज़ फॉलो की है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 महीने में भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने जो भी चीज़ पढ़ी है उसी को बार बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप पर्टिकुलर टॉपिक्स चेंज नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी सब्जेक्ट है, उसमें कोई भी टॉपिक है तो आप कितनी भी बुक से पढ़ लीजिए, टॉपिक तो सेम ही रहने वाला है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो भी पर्टिकुलर एक नोट्स भी है उन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके माइंड में वो टॉपिक जो है वो कंटिन्यू बना रहेगा। ठीक है, तो मतलब एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए कि आप लगभग 3 से 4 बार जो भी पूरा सिलेबस है उसको रिवाइज कर पाएं, क्योंकि ये मेनली हेल्प करेगा आपको कि आप किस तरीके से चीज़ों को रिटेन कर पा रहे हैं। क्योंकि मोस्टली जो देखा जाता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है वो ये है कि चीज़ें याद ही नहीं रह पा रही है। जैसे फिजिक्स में अगर क्वेश्चन जो बेसिक पूछे जाते हैं उनके जो फॉर्मूले याद नहीं रह पा रहे, बेसिक उनमें कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फॉर्मूले याद नहीं रह पा रहे। ठीक है, उसी तरीके से केमिस्ट्री में तो आप एक कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिटेन कीजिए। रिटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे आप कोई भी एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व कर रहे हो तो आप उसमें अगर जहाँ पर भी आपको, जैसे आप कंटिन्यू में एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि अरे
ये फॉर्मूला मुझे नहीं आ रहा है, तो आप कहीं अलग से किसी पेज वगैरह में लिख लीजिए, जिससे वो चीज़ एक टाइप की नोट्स आपके बन जाएंगी कि आपको ये चीज़ नहीं आती है, तो आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले उसको रिवाइज भी कर सकते हो। तो चीज़ों को रिवाइज ज़्यादा कीजिए एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा बुकों से पढ़ने, ठीक है। तो दोस्तों ये 5 से 6 ऐसे पॉइंट्स थे जो मेनली आपको हेल्प करेंगे अगर आप किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो मेनली आपको हेल्प करेंगे कि आप किस तरीके से अपने जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अगर स्टार्ट भी करने वाले हो तो उनमें भी आपको हेल्प करेंगे। और फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट से रिलेटेड या फिर किस तरीके से मतलब प्रिपरेशन करें और किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।